हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, जिसे आपने विज्ञान नहीं जिज्ञासा की पुस्तक कहा था बेटा। 2024-25 के लिए जो आपके पास जिज्ञासा की पुस्तक है, उस पुस्तक से ये हमारे पास दूसरा पार्ट है बेटा। सजीव जगत में विविधता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इस पाठ को जब आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे आसपास में विविधता पाई जाती है। विविधता तो हमारे पास सजीवों में भी होता है और निर्जीवों में भी होता है। जैसे कि निर्जीव वस्तुएं होती है ना, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन इनमें भी विविधता तो पाई जाती है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे थे इस पाठ में अब तक सजीव जगत में विविधता। हमने जाना था कि किस प्रकार से स्कूल का एक ट्रिप बना था, जो कि भ्रमण करने के लिए एक पार्क में गया था। वहां पर बच्चों ने बहुत सारे जीव जंतुओं प्राणियों को देखा और उनके अवलोकन को अपनी पुस्तिका में नोट डाउन किया। वहां पर ले जाते समय टीचर ने साफ कहा था कि आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपनी कॉपी और पेन लेकर जाना है और चीजों को स्टडी करनी है। तो सजीव जगत में विविधता के बारे में हमने जाना। पार्क में जाकर उन्होंने बच्चों ने बहुत सारी चीजें नोट डाउन करी, कॉपी किताब में लिखा और उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। इसके आधार पर हमने तालिका भी बनाई थी बेटा कि अलग अलग जो जीव जंतु थे उनके आवास कैसे थे, क्या खा रहे थे, कैसे चल रहे थे, कहां पर रह रहे थे, उन सब के बारे में भी बच्चों ने नोट डाउन किया। जो पौधे थे उनके बीज कैसे थे, पत्ते कैसे थे, उनके बारे में भी उन्होंने नोट डाउन किया। वहां पर जो जमीन पर गिरे हुए पत्ते थे उन्होंने उठाकर स्क्रैप बुक में भी पेस्ट किया था। ये याद रखना बेटा, कभी भी ऐसे स्थल पर जाओ तो वहां पर किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ना नहीं है, कोई पत्ते फूल तोड़ने नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद ये तालिका हमने भरी थी। उसके बाद जब हम अगले पेज पर आए तो हमने जंतुओं के बारे में जाना कि कौवे कहाँ रहते हैं, चींटी कहाँ रहती है, गाय के कितने थन होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हमने जाना। फिर तालिका को पढ़ते हुए हमने ये समझा कि चाहे बेटा जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, सभी के अंदर विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब होती है व्यापकता। एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु से भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसके आधार पर फिर मैम ने एक क्रियाकलाप कराई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी आपको सबसे अच्छे जीव जंतु लगे उनको यहाँ पर बनाना है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु, जो भी आपको अच्छा लगे उसे बनाना है। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग बनाया था। मैंने यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात भी बोली थी, वो तो उस वीडियो में जाकर ही पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैं हर वीडियो में सेम चीज बोलूंगा तो बोर हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं। फिर अब हम जानेंगे बेटा समूह कैसे बनाएं। पौधों को समूह बनाते, पौधे या जीव जंतुओं के समूह बनाते वक्त हमने कहा था कि विशेष प्रकार की हमने जो उनकी व्यापकता थे उनके आधार पर समूह बनाया। इसको बनाते वक्त ये कहा गया था कि आपको क्या करना है, 10-12 चित्र पेड़ पौधों के, पत्तों के या फिर कह सकते हो जीव जंतुओं के प्रिंट आउट निकालने हैं और ऐसे ही उसके 5 कॉपी निकाल लेनी है। उन 5 कॉपियों में 5 समूहों को डिवाइड कर देना, मतलब अपने क्लास के अंदर बच्चों के समूहों को बनाना है। 5-5 बच्चों के, 4-4 बच्चों के समूह बना लेने हैं। उन समूहों को वो सभी 10 चित्र जो है सबको बांटने हैं, 10 उसको, 10 उसको, 10 उसको, 10 उसको, और उनको बोलना है कि आप इसका ना समूहीकरण करो अपने आधार पर। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो इस आधार पर समूह बनाए कि कौन सा जीव क्या खाता है। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि समूह बनाए कि कौन सा जीव कितना ऊंचा है, कौन सा जीव कहाँ रहता है, किसका रंग कैसा है। इसके आधार पर बहुत सारे समूह बन सकते हैं। फिर इसी आधार पर हमने पढ़ते वक्त ये सीखा कि समूहों में बनाते वक्त ये हमारे आधार हो सकते हैं। आधार मतलब समझ रहे हो ना कि किसके बेस पर हम समूह बना रहे हैं। जैसे फूलों की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति, कठोर या कोमल, खान पान का स्वभाव या रहने का स्थान, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये बेस हो सकता है। आज हम बात करेंगे आगे बेटा पौधों के समूह को कैसे बनाएं। इसके बारे में चर्चा करते हुए हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तो कहता है कि आपने देखा कि पौधों में अनेक पत्ते, तने या फूल या फिर फल, इनसे संबंधित विशेषताएं होती हैं और भिन्नताएं भी होती हैं। ये भिन्नताएं ही आधार बन जाती हैं समूहों को बनाने के लिए। विभिन्न पौधों में तनों की मोटाई अलग होती है, तनों की ऊंचाई अलग होती है, कठोरता अलग अलग होती है, पत्तों का आकार अलग होता है। पत्तों का आकार तो ठीक है, साथ ही बेटा आप ये भी कह सकते हो कि जड़ों जड़ों को भी अगर हम देखें तो वो भी अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही पत्तों के रंग अलग हो सकते हैं, फूल के रंग अलग हो सकते हैं। कुछ पत्ते ऐसे हैं जो बहुत गंध करते हैं, कुछ पत्ते ऐसे हैं जो गंधहीन हैं। अपनी पूर्व कक्षाओं में हमने सीखा कि हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं अपना आधार। कुछ को शाख बोला, कुछ को झाड़ियां बोला, कुछ को वृक्ष के रूप में हमने पाया।
किसे शाख बोलते हैं, किसे झाड़ी बोलते हैं, किसे वृक्ष बोलते हैं, इसके आधार पर हम चर्चा करते हुए समूह को बनाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पौधों का आधार बनाते वक्त, मतलब जो हम वर्गीकरण करेंगे उसके आधार को बनाते वक्त हम क्रियाकलाप को करते वक्त इसे समझ लेंगे। आइए समूह बनाइए। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के बारे में भी पुनः जाने। प्राकृतिक सैर पर चलते हुए हमने जो पढ़ा था, देखा था, सीखा था, उनके आधार पर हम बना सकते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो क्या ये सभी पौधे आपस में एक बराबर हैं या नहीं है, बताओ। कुछ के तने जो है वो बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे हैं जो आपसे भी अधिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपसे कम आकार के हैं, उनके आकार छोटे होते हैं। रंग, तने के अगर रंग की बात करें तो भूरा हो सकता है, गहरा हो सकता है, हरा हो सकता है। साथ ही अगर हम तनों को छूकर देखें तो बेटा वो आपको कठोर महसूस हो सकते हैं, शायद सीधे हो सकते हैं, शायद मुड़े हुए भी हो सकते हैं। क्या आप सरलता से उन्हें मोड़ सकते हैं या फिर ये इतने कठोर हैं कि मोड़ने पर टूट जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। यह सब भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ मिलती हैं, वे भूमि के निकट मिलती हैं या भूमि से ऊपर हैं, और ऊपरी भाग कहाँ से निकलते हैं उनको भी देखें। इन सब के आधार पर आप बेटा ये तालिका भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है पौधे का नाम है आम, ऊंचाई बहुत ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि आप उनको छू नहीं पाओगे ऊपर। तने की प्रकृति हरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है जी, भूरा होता है। जो कठोर होंगे उनके भूरे मिलेंगे, जो सॉफ्ट होंगे उनके मिलेंगे आपको हरे। कठोर होंगे वो भूरे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मोटा पतला हो सकता है, तो ये मोटा होता है, आम के मोटे होते हैं तने। भूमि के निकट शाखाएं होती हैं या ऊपर, भूमि के ऊपर की तरफ होता है। तने कहां पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। पादप का समूह का नाम बताइए, इसे हम क्या बोलेंगे, वृक्ष बोलते हैं। किसे बोलते हैं वृक्ष, किसे बोलते हैं शाख, किसे बोलते हैं हम कह सकते हो, जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अलग अलग हैं, जैसे कि कईयों को शाख बोलते हैं, कईयों को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रीपर और क्लाइंबर्स, जो वो बोलते हैं ना कि रेंगने वाले होते हैं, जो नीचे होते हैं, जो ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे भी होते हैं छोटे छोटे से। गुलाब, गुलाब में अगर हम बात करें तो मध्यम आकार का होता है, उसके बाद भूरा ही होता है क्योंकि कठोर है ये, उसके बाद मोटा होता है या पतला, तो ये पतले होते हैं। शाखाएं निकट होती है, ऊपर नहीं थी, यहाँ नहीं भरना, यहाँ हाँ भरना है। तने ऊंचाई पर होते हैं, नहीं, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, यहाँ आया तो यहाँ यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ नहीं है तो यहाँ हो जाता है। ये वृक्ष है या झाड़ी है, तो ये झाड़ी होती है बेटा। तो एक वृक्ष हो गया, एक झाड़ी हो गई, दोनों के उदाहरण हमने देख लिए। अगर हम बात करें टमाटर की बेटा, तो टमाटर बहुत छोटे होते हैं पौधे इनके, इनका हरा हरा होता है। तो अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात देखो, भूरे रंग के होंगे तो या तो वृक्ष होगा या झाड़ी होगी, भूरे रंग के होंगे तो या तो वृक्ष होगा या झाड़ी होगी, और अगर हरे रंग के हैं तो बेटा फिर वो शाख में आएगा। उसके बाद अगर आपके भूरे रंग के हैं लेकिन पतले हैं तो बेटा फिर वो झाड़ी होगी, और भूरे रंग के हैं और अगर मोटे हैं तो फिर वो वृक्ष हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये अंतर है, इसके आधार पर आप और भी उदाहरण यहाँ पर भर सकते हो जो भी आपको लगे। जैसे ये देखो, ये वृक्ष का चित्र है बेटा। वृक्ष के बारे में देखो क्या कह रहा है, आपको शाख, झाड़ियां और वृक्षों के बारे में पहले से पता होगा। नहीं पता है बेटा तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। शाख क्या होते हैं, वृक्ष क्या होती हैं, झाड़ियां क्या होती है। देखो क्या कहता है, आपको शाख, झाड़ियां और वृक्ष के बीच क्या अंतर दिखाई दिए, यही दिखाई दिए। तालिका को अगर हम 2.3 को ऑब्जर्व करें तो जो शाख होते हैं वो हरे तने वाले होते हैं, झाड़ियां और वृक्ष जो है वो भूरे तने वाले होते हैं। उसमें भी जो वृक्ष होते हैं उनके मोटे तने होते हैं, और जो झाड़ियां होती हैं उनके पतले तने होते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है कि जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं ऊंची होती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, और जो शाख होते हैं बेटा और झाड़ियां होती हैं उनकी शाखाएं नीचे नीचे होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूमि और काष्ठ यानी लकड़ी जैसे होते हैं, मतलब भूरे और काष्ठ होते हैं, भूमि भर दिया मैंने इसको, भूरे और काष्ठ होते हैं, और उनकी शाखाएं भूमि से ऊंचाई पर होती हैं, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि वृक्ष की क्या परिभाषा है, किसे आप वृक्ष कहेंगे, तो ये यहाँ पर है। देखो, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे कठोर होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, लकड़ी होते हैं इसमें, और उनकी शाखाएं होती हैं भूमि से दूर और ऊंचाई पर कह सकते हो। और साथ ही ऐसे पौधों को हम कहते हैं वृक्ष। उदाहरण के तौर पर आम है, नीम है,
शीशम है, ये सब वृक्ष में आएंगे। समझ में आ गया? ये सब उदाहरण है बेटा किसके? वृक्ष के। ऐसे ही बेटा अब हम बात करेंगे झाड़ी और शाख के बारे में। चलिए झाड़ी और शाख को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला जो उदाहरण है आपके पास लेफ्ट साइड में, ये गुलाब का पौधा है। और गुलाब का जो पौधा है बेटा ये अपने आप में क्या होती है? झाड़ी होती है। और अगर हम शाख की बात करें तो टमाटर जो है वो शाख में आता है। ठीक है? कैसे? टमाटर के हरे तने होते हैं और इसके बेटा कैसे होते हैं? अभी तो खैर ये भी आपको हरे ही दिख रहे होंगे। मैं अगर जूम करूं ढंग से तो यहाँ पर ये सामने वाला जो दिख रहा है हरा है, पीछे वाला भूरा है। तो मतलब कह सकते हो कि जब ये परिपक्व हो जाते हैं तब की बात कर रहा है। ठीक है? सूखते वक्त की मत करना, सूखते वक्त बेटा टमाटर भी भूरे रंग का हो जाता है, उसका तना भी। तो कहता है क्या कि कुछ ऐसे होते हैं पौधे जो तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते, पर प्रायः इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग की काष्ठिया, मतलब पूरे पूरे भूरे नहीं होते, कुछ भूरे होते हैं, कुछ हरे होते हैं, ऐसी कुछ निकलती है। और इसके जो तने होते हैं भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी की परिभाषा है, नोट डाउन कर लेना। जैसे इसके उदाहरण में बेटा गुलाब का पौधा आप डाल सकते हो। उसके बाद कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें हम शाख कहते हैं या कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा ये शाख होता है। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद ये तो 3 हो गए जिसमें आपने कहा कि भी वृक्ष है, शाख है और झाड़ी है। और भी होते हैं टाइप। अगर आप देखें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दुर्बल होते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, उनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। तो कहता है क्या कि दुर्बल होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इन्हें हम आरोही लता यानी क्लाइंबर्स कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको हम विसर्पी लता यानी क्रीपर्स कहते हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जो सहारा ले लेकर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, या फिर बेटा आपने गिलोई की बेल देखी होगी। ये सब ऊपर चढ़ते हैं। कुछ होते हैं जो नीचे फैल जाते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें क्या बोलते हैं उसे यार, तरबूज। यस, तरबूज बेटा वो विसर्पी लता में आते हैं, फैलते हैं नीचे। तो ऐसे ही विशेषताएं आपको देखने के लिए इनके अंदर मिलती हैं। क्रियाकलाप को देखकर आपको तुलना करना है। अब आइए कि अगर हम इन सभी के, चाहे हम शाख को देखें, चाहे हम वृक्ष को देखें, चाहे हम बेटा झाड़ी को देखें, इन सब को क्या हम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मतलब पत्ते को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शाख है, झाड़ी है या क्या है? या फिर क्या हम उनके पत्तों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जड़ें कैसी होंगी? बिल्कुल। अब हम इसके बाद वही बात करेंगे। प्रकृति की सैर करते समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्तियों को देखिए। क्या आपने इन पत्तियों की आकृति की संरचना में कोई भिन्नता देखी? बिल्कुल। अगर आप गौर से देखें बेटा तो यहां पर जो ये पत्ती दी गई है, ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है बेटा, इस पत्ती को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें तो ये जाली रूपी सिरा विन्यास युक्त है। जाली रूपी, याद रखना, जाल जैसा। ये देखो ऐसे करके गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से जाली रूपी होता है। वहीं पर इसको अगर हम देखें तो ये समांतर सिरा विन्यास केले की पत्ती है। समांतर है, इसमें देखो ये समांतर है कि नहीं है? ऐसे समांतर सिरा विन्यास है और ये केले की पत्ती है। उसके बाद समांतर सिरा विन्यास घास की पत्ती, जिसमें ये भी समांतर ही है लेकिन लंबी लंबी सी दिख रही है आपको। तो इस प्रकार से यहां पर 2 प्रकार के हमने पत्ते देखे। एक जिसमें उसका सिरा विन्यास जाली रूप से होता है और दूसरा जिसमें उसका सिरा विन्यास बेटा कैसा होता है? समानांतर होता है। तो जब आप समांतर या समानांतर वाले जाली वाले को देखते हो तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। अब क्या हम पत्तों को देखकर उनकी जड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं? तो कहता है जी हाँ, पत्तों को देखकर आप जड़ों का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो कहता है क्या कि अगर हम देखें तो इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं, जो आपने देखा, और जो पूरा का पूरा पैटर्न दिखाई दिया उसे सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास में 2 आते हैं बेटा, एक जाली का रूपी, ठीक है, जिसमें जाल जैसा पैटर्न होता है, और दूसरा होता है जिसमें सारे की सारी सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे केले और घास में समांतर था, आम की पत्तियों में बेटा कैसे होगा? जाली रूपी होगा।
आप अगर देखें इनको तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि समांतर किसमें होगा और जाली रूपी किसमें होगा। ध्यान से देखो, जिनकी जड़ें मूसला होती है बेटा, मूसला जड़ें होती है, फैलती हैं ऐसे ऐसे करके, जिनकी जड़ें मूसला होती है, एक मुख्य जड़ होती है और उसमें फिर ऐसे ऐसे करके फैलती हैं, इसे हम मूसला जड़ें कहते हैं। जिसमें मूसला जड़ें होती हैं उनके अंदर जालीदार सिरा विन्यास होता है। मूसला जड़ों में जालीदार सिरा विन्यास होता है। और वहीं पर अगर हम देखें जिनमें समांतर सिरा विन्यास था, समांतर सिरा विन्यास, उनमें झकड़ा जड़ें होती हैं। कैसी होती है बेटा? झकड़ा जड़ें यानी रेशेदार जड़ें होती हैं। यानी हम पौधों की पत्तों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पौधों के अंदर जड़ें कैसी होंगी। अगर जड़ें, बेटा ध्यान से सुनना, अगर जड़ें हमें जाननी है तो पत्तों को देखना पड़ेगा। पत्तों के अंदर अगर ये यहाँ पर जाली का सिरा विन्यास है, जालीदार सिरा विन्यास है, तो बेटा उसमें जड़ जो होगी वो मूसला होगी, याद रखना। उसके बाद अगर समांतर है तो उसमें जड़ी जो होंगी वो झकड़ा होगी, ये याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से प्रश्न जरूर बनता है, हो सकता है उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए या फिर आपसे बोल देगा कि जिन पत्तों के अंदर जो है सिरा विन्यास जाली का है उनकी जड़ें कैसी होंगी। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा यहां पढ़ने के लिए मिल जाता है। अब आइए हम विश्लेषण करें। तो विश्लेषण में बस यही मिलता है कि अगर लेमन घास की बात करें तो समांतर होगा और झकड़ा जड़ें होंगी। अगर हम आम के पौधे की बात करें तो जालिकादार होगी और यहाँ पर मूसला जड़ें होंगी बेटा। उसके बाद अगर हम नीम के पत्तों की बात करें तो नीम की अगर हम बात करें तो उसमें भी यहाँ पर क्या होगी? मूसला जड़ होगी बेटा, और उसका सिरा विन्यास कैसा होगा? जालीदार होगा। केले के पेड़ की बात करें, समांतर होगी और सिरा विन्यास कैसा होगा बेटा? झकड़ा होगा। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो, समझ सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर और कुछ नहीं है और उदाहरण जोड़ने की बात करेगा। आइए अब हम तुलना करते हैं कुछ नए तरीके से। अब कहता है क्या कि क्या मूसला जड़ें और जो झकड़ा जड़ें थी उनके सिरा विन्यास को हमने देखा कि एक जालीदार है, एक समांतर है। क्या उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज किसे कहते हैं? एक बीजपत्री बीज उसे कहा जाता है बेटा जिसके बीज में एक ही बीज के पत्र होते हैं, उन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे अगर आप इसको देखो तो इसमें द्विबीजपत्री है, दो भाग में टूट गया, दो भागों में बट रहा है, तो ये द्विबीजपत्री है। इसको अगर देखो तो ये बेटा एक बीजपत्री है, सिंगल है ये। तो ये द्विबीजपत्री और ये बेटा क्या है? एक बीजपत्री है। समझ में आ रहा है? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब देखेंगे कि चने की बीज के आवरण के अंदर अगर हम देखें तो चने को जब आप खोलोगे, चने आपने फुलाए होंगे, चने, राजमा या फिर अगर बेटा मूंगफली, इनको अगर आप ऐसे बीज को दबाओ तो दो हिस्सों में खुलते हैं ये। तो कहता है कि जिनके दो हिस्से होते हैं उनमें से हिस्सों को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं बीजपत्र। हिस्सों को क्या कहते हैं? बीजपत्र। तो कईयों में दो होते हैं तो उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं, यानी डाइकोटाइलडन कहते हैं। और बेटा कईयों में एक होते हैं जिन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे मक्के, या फिर अगर हम बात करें तो गेहूं भी एक ही होता है। तो ये आपके एक बीजपत्री होते हैं। अब जंतुओं के समूह कैसे बनाए? अब वो तो ऊपर हमने पढ़ा, अभी हाँ ये जरूर पढ़ लेना। देखना, एक पौधे में पत्तियों में सिरा विन्यास जड़ों के बीच में बीजपत्री के परस्पर क्या संबंध देखते हो? बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। मूसला जड़ तंत्र होता है उसके अंदर। जबकि एक बीजपत्री में, यहां पर अंडरलाइन कर लेना इसे, एक बीजपत्री में पौधों के समांतर सिरा विन्यास होते हैं और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। जंतुओं में कैसे समूह बनाए? भाई जंतुओं में भी हम समूह बना सकते हैं। आइए पता लगाएं और जंतुओं में समूह बनाए। अब ये हमारे पास जो चित्र है बेटा, ये जंतुओं का है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो थल में रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो बिलों में रहते हैं। अब इस तरीके से ये जीव जंतु हमारे आसपास में रहने वाले हैं। इनको अगर हम देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं जंतुओं में विविधता। ये हमारा जल तंत्र है, ये थल तंत्र है, और ऊपर तो फिर वायु तंत्र भी होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम यहां पर इससे समझ सकते हैं।
कहता है तालिका 2.5 को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि जंतुओं के बीच में विविधता तो होती है। अगर हम चींटी की बात करें तो गति का प्रकार क्या है? मंद गति, है ना, मंद गति, दौड़ना और चलना लिख सकते हो आप इसमें। और गति के लिए क्या होता है उनमें बेटा? टांगे होती हैं। बकरी, बकरी क्या करती है? चलती हैं, कूदती हैं, फुदकती हैं, है ना, और टांगे होती हैं। कबूतर उड़ते हैं और चलते हैं, उसमें बेटा, उसमें गति का प्रकार उड़ना भी होता है और चलना भी होता है, लेकिन मुख्यतः क्या करते हैं? वो उड़ते हैं, तो उड़ना लिखेंगे। पंख होते हैं उनके। मक्खी की बात करें, मक्खी में भी बेटा चलना और उड़ना दोनों होते हैं, पंख और पैर दोनों होते हैं। अब पैर ऐसा नहीं है कि कबूतर के नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन मुख्यतः वो चलते बहुत कम है, उड़ते ही देखा होगा आपने। अन्य कोई भी आपके दिमाग में चल रहा हो तो वो यहाँ पर आप भर सकते हो, आकृति के आधार पर आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर है वैज्ञानिक से परिचय। अगर हम इनकी बात करें तो ये है जानकी अम्माल, एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधित कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के अंदर, ध्यान से पढ़ो बेटा, ये बहुत जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो नाम क्या है इनका? इनका नाम है बेटा जानकी अम्माल। 1897 में पैदा हुई थी, 1984 में इनका निधन हो गया था बेटा। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो कि पर्यावरण से संबंधित कार्य के प्रति समर्पित थी, बहुत सारे काम करती थी। भारत में उन्होंने पौधों की समृद्ध विविधता का प्रलेखन संरक्षण करने में सहायता की थी। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही बेटा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, आप लोग भी ध्यान से सुनना, सार्वजनिक जो कह सकते हो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में भी इन्होंने बात की। भारतीय विविधता के प्रलेखन के बारे में भी इन्होंने चर्चा की, और इन्होंने काफी हद तक ये सब चीजें जो हैं वो किसकी मदद से की बेटा? अपनी और प्रकृति की मदद से। तो ये ध्यान रखना, यहां से पूछा जाता है इनकी सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ क्या था। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइलेंट वैली? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली क्या था भाई? सफलता की कहानी साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या था इसमें? साइलेंट वैली यह केरल में कुछ नाम था, पालकाड़ करके लिखा होगा, पढ़ लेना यहाँ पर। हाँ, पालकाड़ जनपद, जनपद के लिए जंगल की वानस्पतिक कहानी है। यह अछूते, सुंदर और आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध विविधता के लिए जाने वाली एक कहानी है। प्रसिद्ध जो ये साइलेंट वैली है, ये आमजनों द्वारा चलाई गई थी, और आसपास में जो लोग रहते थे वो उनसे बहुत दूर थे, और ये संघर्ष कह सकते हो कुंतीपुरा नदी के समीप बांध, जो जल विद्युत बांध का प्रस्ताव लाया गया था, उसके लिए 10 वर्षों तक चली थी। तो कहीं ना कहीं उसमें सफल भी रहे वो, और उन्होंने बांध नहीं बनने दिया था। उसके बाद विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं बेटा। अगर आप गौर से देखें तो इन जंतुओं को देखो, इन जंतुओं को देख रहे हो, ये मछली है बेटा, मछली की ऐसे देखो पंख होते हैं, और बेटा ये धारा रेखीय होते हैं, आसानी से पानी में ऐसे ऐसे चल सकते हैं। बकरी की बात करें तो इनके खुर होते हैं जो मजबूत होते हैं बेटा। साथ ही बेटा इनकी टांगे जो है भूमि पर चलने, दौड़ने, फुदकने में सहायता करती है। इनकी जो पंख होते हैं वो पानी में तैरने और डायरेक्शन के लिए सहायता करती हैं। ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद तालिका में अगर देखें तो ऊंट, ऊंट क्या है बेटा? ऊंट कैसे पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में और मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं ऊंट, या आप लिख सकते हो इसमें क्या होते हैं मरुस्थल में, वो होते हैं ना, वो रेटल स्नेक, रेटल स्नेक होते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर बिच्छू लिख सकते हो आप, वो भी पाए जाते हैं। कैक्टस लिख सकते हो, यहाँ पर कैक्टस पाए जाते हैं। बबूल के पेड़ लिख सकते हो, वो पाए जाते हैं। या फिर आप और भी कुछ देखते हो तो वो भर सकते हो। पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? आपने देखा देवदार के वृक्ष होते हैं, और बेटा नुकीली पैने 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 जो वृक्ष होते हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर बेटा कुछ बड़े बड़े फर वाले जानवर होते हैं, वो आप लिख सकते हो। महासागर में मछली होती है, मछलियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और उसके बाद जंगल में बेटा शेर होता है, हाथी होते हैं, और भी बहुत सारे जीव जंतु है, कोई भी लिख लो आप यहाँ पर। और कुछ पता लगता है तो वो भी आप लिख सकते हो। चर्चा करें तो मरुस्थल में जो कैक्टस पाया जाता है वो इतने मोटे क्यों होते हैं?
वो इसलिए बेटा जिससे कि इनके मरुस्थल में पानी तो बहुत कम मिलता है, तो पानी के नुकसान से बचने के लिए जो कैक्टस है वो मोटे होते हैं, बाहर वाला आवरण इनका बहुत हार्ड होता है जिससे कि पानी का नुकसान बहुत कम हो। ऐसे पौधे आपको, ऐसे पेड़ बेटा आपको मिलेंगे पहाड़ियों में, और ये पहाड़ियों में इसलिए होते हैं क्योंकि पहाड़ पर अक्सर बारिश होती है और बेटा अक्सर जो है बर्फबारी होती है, और इसका जो तिकोना आकार है इसका फायदा ये होता है कि जब इस पे बारिश या बर्फ गिरती है तो ये नीचे आ जाते हैं बेटा, बर्फ वगैरह यहाँ पर टिकते नहीं है, नीचे आ जाते हैं, इसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है। साथ ही बेटा अगर आप कैक्टस के पौधे की बात करो तो कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो गर्मी और सर्दी के लिए पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऊंट की बात करें तो अगर आप देखो तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊंट के खुर देखो, है ना, और यहाँ पर देखो ये जो पहाड़ी इलाके में, ये मरुस्थल में है, ये पहाड़ी इलाके में लद्दाख के ठंडे, अब यहाँ पर देखो इसके दो हम्प है, दो हम्प है, यानी यहाँ पर देखो इसका एक कुबड़ है, इसके दो कुबड़ है, इसके इस कुबड़ में सिर्फ पानी होता है, जबकि बेटा इस ऊंट के दो कुबड़ होते हैं, एक कुबड़ में पानी होता है, दूसरे कुबड़ में बेटा फैट होता है। फैट मतलब क्या होता है? वसा, जिससे कि सर्दियों में जब इनको खाना नहीं मिलता है बहुत ज्यादा सर्दी में, तो इसी को पचा पचा के इनके शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है। ये खास बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी वीडियो में और भी डिटेल आपको चाहिए तो बेटा आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल हमारा जो टारगेट है 25-26 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, उसमें हम इतना ही कवर कर पाएंगे बेटा। यहाँ पर देखो, अगर आप देखें तो ये रोडोडेंड्रन नाम का कुछ, रोडोडेंड्रन नाम का कुछ, बुरॉस बुरॉस करके कुछ जो है, ये नीलगिरी में बुरॉस होते हैं, और ये कह सकते हो शोला वन में देखे जाते हैं, खूबसूरत लाल फूलों वाले, बिल्कुल लाल तप्त लाल होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। उसी प्रजाति का यहाँ पर सेम पौधा है पर यहाँ पर पिंक है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्किम में बुरॉस है। अब ये बुरॉस सिक्किम में है जो पिंक पाए गए, ये नीलगिरी में बुरॉस है जो आपको लाल पाए गए, तो कहीं ना कहीं इनमें अंतर क्यों आ रहा है? भौगोलिक स्थिति के कारण भी बेटा। जंतु जिन जगहों पर रहते हैं, जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वृद्धि विकास करते हैं, जहां पर प्रजनन करते हैं, जहां पर भोजन करते हैं, वो उनको उनका आवास कहते हैं। कई लोग मरुस्थलीय इलाके में आवास ढूंढते हैं, कई लोग जो है वो जलीय इलाके में आवास होते हैं, महासागरों में आवास होते हैं, तो इनके आवास अलग अलग होते हैं। फिर ये वैज्ञानिक परिचय है, इनके बारे में हम अगली वीडियो में सालिम अली के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ भी समझ में आया, तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।